हेलो स्टूडेंट, सॉइल क्लासिफिकेशन की आज क्लास में हम बात करेंगे स्टोक्स लॉ के बारे में। तो जानेंगे इस लेक्चर में स्टोक्स लॉ क्या होता है और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स लॉ की लिमिटेशंस के बारे में, इसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें स्टोक्स लॉ और उसके लिमिटेशंस के इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो जितने भी हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं उन सभी कंपटीशन के एग्जाम में ही हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो पॉइंट्स हमारे कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस टॉपिक से, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे यदि सॉइल का सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं तो सॉइल के सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हमारा स्टोक्स लॉ का क्या इंपॉर्टेंस यानी क्या इसकी भूमिका हमें देखने को मिलती है। तो चलिए करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले स्टोक्स लॉ की लिमिटेशंस के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसकी लिमिटेशंस के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं सॉइल पार्टिकल से रिलेटेड है। तो जब हम बात कर रहे हैं स्टोक्स लॉ की लिमिटेशंस की, तो स्टोक्स लॉ में सॉइल के पार्टिकल्स को स्फेरिकल एज्यूम किया जाता है, जबकि वास्तव में हमारे जो सॉइल पार्टिकल होते हैं वो फ्लैकी नेचर के होते हैं। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि सॉइल पार्टिकल को स्फेरिकल एज्यूम किया जाता है, जबकि वास्तव में पार्टिकल फ्लैकी नेचर के होते हैं। जबकि पार्टिकल कैसे होते हैं, वास्तव में फ्लैकी नेचर के होते हैं। तो पहला हमारा एजम्पशन क्या है कि जितनी भी हमारे सॉइल के पार्टिकल हैं उन्हें हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, स्फेरिकल एज्यूम कर रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हमारे जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो हमारे फ्लैकी नेचर के होते हैं। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि मीडियम का मतलब यहां पर है कि जब हम सॉइल का सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, जब हम सॉइल को पानी में घोलकर उसका सेडिमेंटेशन एनालिसिस किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे पास एक बोतल है, उस बोतल में एक फाइनाइट वॉल्यूम होगा, यानी कि जो लिक्विड है उसकी जो मात्रा है उसका एक फिक्स वॉल्यूम है। लेकिन हम क्या मान रहे हैं, मीडियम का मतलब ये है कि जिस लिक्विड में हमारा सेडिमेंटेशन चल रहा है उस लिक्विड का वॉल्यूम हम क्या मानते हैं, इनफाइनाइट मानते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मीडियम को क्या मानते हैं, हम इनफाइनाइट मानते हैं। मीडियम को इनफाइनाइट मानते हैं। इस बात का मतलब ये है कि कोई, अभी मैं बताता हूं आगे, इस मीडियम को इनफाइनाइट एज्यूम किया था जबकि एक्चुअल में सेटलमेंट फाइनाइट वॉल्यूम में हो रहा होता है, अब इसको अगर हम समझें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बोतल है, इस बोतल में जो लिक्विड होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो एक फिक्स होगा, यानी उसका फाइनाइट वॉल्यूम होगा, उसका वॉल्यूम हमें पता होगा। लेकिन जब हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर रहे हैं तो स्टोक्स लॉ की जो लिमिटेशंस है वो ये है कि इसमें हमारा जो लिक्विड है उसको हम इनफाइनाइट मान रहे हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो लिक्विड की बाउंड्री यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रही है, यानी जो बोतल है उसकी जो वॉल है, ये जो हमारी बाउंड्री, हमें बाउंड्री काम करेगी। तो यहाँ पर जो बाउंड्री देखने को मिल रही है रेड कलर की, और ये जो बाउंड्री हमें देखने को मिल रही है बॉटल की, ये बाउंड्री ना हो, यानी वॉल्यूम जो हो वो हमारा कैसा हो, अनंत हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मीडियम को इनफाइनाइट एज्यूम किया जाता है। इनफाइनाइट का मतलब ये है नो बाउंड्री, यानी हमारे लिक्विड के आसपास कैसी बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। हम इस डायरेक्शन में देखें तो हमारा इनफाइनाइट वॉल्यूम हो, इस डायरेक्शन में देखें तो भी इनफाइनाइट वॉल्यूम हो, और इस डायरेक्शन में देखें तो भी हमारा इनफाइनाइट वॉल्यूम हो। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो मीडियम मतलब जिस लिक्विड में हमारा सेडिमेंट चल रहा है उसको इनफाइनाइट एज्यूम किया जाता है, यानी उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, जबकि एक्चुअल में सेटलमेंट हमारा फाइनाइट वॉल्यूम में होता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट हमारा है कि पार्टिकल्स को इंडिविजुअल सेटलमेंट माना जाता है। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखें फिर हम समझेंगे। पार्टिकल को इंडिविजुअल सेटलमेंट माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। सेटलमेंट के समय क्या होता है, फ्लॉक्स बन जाती हैं, सेटलमेंट के समय फ्लॉक्स बनती हैं, या पार्टिकल एक दूसरे से टकराकर उनकी वेलोसिटी, पार्टिकल आपस में एक दूसरे से टकराकर क्या होता है, उनकी वेलोसिटी को चेंज हो जाती है, उनकी पार्टिकल्स की वेलोसिटी कैसे हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो आप देखें, यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर कोई बॉटल है और इस बॉटल में हमारा लिक्विड कोई भरा हुआ है। अब इस लिक्विड में हमारा कोई सॉइल का पार्टिकल क्या हो रहा है, सेटल हो रहा है। ये हमारा कोई सॉइल का पार्टिकल है। तो अब देखें, जब हम सॉइल का सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमारे सॉइल की कुछ मात्रा लेते हैं और उसको हम सॉइल के कुछ मात्रा लेकर हम लिक्विड मास में उसको क्या करते हैं, हम घोल देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सॉइल के हमारे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, जो कि अब बहुत सारे पार्टिकल आपस में यहाँ पर सेटल डाउन भी हो रहे होंगे। तो इसमें ये एज्यूम किया गया है कि हर पार्टिकल क्या होता है, इंडिविजुअल, यानी कि अपना अकेला ही सेटल हो रहा है, उसका दूसरे पार्टिकल से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उसको दूसरे पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता है।
ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं और टकराने से होगा क्या, इनकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स को इसमें क्या माना गया है कि हर पार्टिकल अपना इंडिविजुअल सेटलमेंट हो रहा है, जबकि सेटलमेंट के समय फ्लॉक, अब फ्लॉक क्या चीज़ है कि जब हमारे 75 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन पर चार्ज होता है, तो जब पार्टिकल्स पर चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 3-4 पार्टिकल मिलकर अगर अट्रैक्ट करके एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे तो इस तरीके से हमारी फ्लॉक हमें देखने को मिलती है। तो इस फ्लॉक ना बने उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें डिस्पर्सिंग एजेंट भी हम क्या करते हैं, उनको डिस्पर्सिंग एजेंट भी हम उस पे अंदर घोल देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखा हुआ कि जबकि सेटलमेंट के समय क्या हुआ, फ्लॉक भी बन जाती हैं और पार्टिकल एक दूसरे टकराकर उनकी वेलोसिटी भी आपस में चेंज हो जाती है। तो ये तीसरा हमारा एजम्पशन, तीसरा हमारी लिमिटेशन थी। चौथी लिमिटेशन की अगर हम बात करें, स्टोक्स लॉ कब तक वैलिड है, यानी कौन से पार्टिकल साइज की रेंज में हमारा वैलिड है, तो 0.2 माइक्रोन से लेकर 0.2 mm तक हमारा वैलिड है। यानी अगर हम बात करें स्टोक्स लॉ हमारे जो पार्टिकल साइज रेंज है, किस पार्टिकल साइज रेंज के लिए वैलिड है, तो 0.2 माइक्रोन से लेकर 0.2 mm तक ही हमारा क्या होता है, वैलिड होता है। तो अगर हमारा क्या होगा, यानी स्टोक्स लॉ में ही अगर हम सोचें कि अगर हमारे पार्टिकल्स के साइज 0.2 माइक्रोन से अगर छोटे होंगे या फिर पार्टिकल के साइज 0.2 mm से बड़े होंगे, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इफ पार्टिकल साइज बिलो 0.2 mm 0.2 माइक्रोन, इफ पार्टिकल साइज बिलो 0.2 माइक्रोन, यानी अगर हमारे पार्टिकल साइज 0.2 माइक्रोन से भी छोटे हो जाएंगे तब क्या होगा, ब्राउनियन गति हो सकती है। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है कि ब्राउनियन गति क्या होती है, ब्राउनियन गति हो सकती है। तो अब यहाँ पर हमें सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे पार्टिकल के साइज 0.2 माइक्रोन से अगर छोटे हो जाएंगे तो ब्राउनियन गति होने लगेगी, और ब्राउनियन गति में हम जानते हैं कि पार्टिकल एक दूसरे से टकराकर बहुत तेजी से गति करने लगते हैं और वो सेटल डाउन नहीं होंगे। जबकि हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस में यानी स्टोक्स लॉ में हम यही पढ़ते हैं कि सेडिमेंट जब सॉइल का यानी सॉइल के पार्टिकल्स हमारे सेडिमेंट कर रहे हैं, इनको सेडिमेंट होना क्या है, जरूरी है। तो लेकिन अगर हमारे पार्टिकल के साइज 0.2 माइक्रोन से भी छोटे हो जाएंगे तो उस केस में ये पार्टिकल्स की सेटलिंग नहीं होगी, पार्टिकल्स का सेटलमेंट हमें देखने को, यानी पार्टिकल्स हमें सेडिमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा, जबकि हमें उसमें ब्राउनियन गति देखने को मिल सकती है। आगे हम बात करेंगे इफ पार्टिकल साइज अबव 0.2 mm, यानी पार्टिकल का साइज अगर हमारा 0.2 mm से ज़्यादा होगा तब क्या होगा, तब हमें लिक्विड में टर्बुलेंट कंडीशन जनरेट हो सकती है, टर्बुलेंट कंडीशन जनरेट हो सकती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि यदि पार्टिकल साइज हमारे 0.2 mm से बड़े हो जाएंगे तो उस केस में हमें टर्बुलेंट कंडीशन जनरेट हो सकती है पार्टिकल लिक्विड में। तो ये हमें याद रखना है कि स्टोक्स लॉ हमारे कौन से पार्टिकल्स के बीच वैलिड होता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एवरेज यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एवीजे का मतलब है एवरेज। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम क्या करते हैं, एवरेज यूज करते हैं, जबकि डिफरेंट पार्टिकल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट होती है, जबकि डिफरेंट पार्टिकल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डिफरेंट हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने बात की स्टोक्स लॉ के लिमिटेशंस के बारे में। तो लिमिटेशंस आपको क्या याद रखना है, आपको रखना याद ये है कि पार्टिकल्स को स्फेरिकल माना गया है, पहला पॉइंट, जबकि ऐसा नहीं होता। वास्तव में कंडीशन क्या होती है वो भी हमने डिस्कस किया कि पार्टिकल्स हमारे फ्लैकी नेचर के होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि मीडियम यानी जो हमारा वॉल्यूम है जिसमें हमारा सेडिमेंटेशन हो रहा है उसका वॉल्यूम इनफाइनाइट हम मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता कि जिस जार में जिस बॉटल में हम सेडिमेंटेशन कर रहे होते हैं उसका वॉल्यूम हमें पहले से पता होता है, यानी वो फाइनाइट वॉल्यूम होता है, हम लेकिन इनफाइनाइट मीडियम को एज्यूम करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा था कि पार्टिकल्स को इंडिविजुअल सेटलमेंट इसमें माना जाता है। चौथा पॉइंट हमारा था कि स्टोक्स लॉ हमारा 0.2 माइक्रोन से 0.2 mm तक वैलिड है। चौथा पॉइंट हमारा था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हम एवरेज यूज करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू हम क्या करते हैं, एवरेज यूज करते हैं। अब इन पॉइंट्स को अगर हम और अच्छी तरीके से समझें तो हम चलते हैं
ग्रेन साइज एनालिसिस ऑफ सॉइल पर। अब यहाँ पर हमें समझना है कि ग्रेन साइज एनालिसिस ऑफ सॉइल का मतलब क्या है। तो जब भी हम किसी सॉइल सैंपल में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का पता करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे सॉइल सैंपल में कौन कौन से साइज के पार्टिकल अवेलेबल हैं ये पता करना चाहते हैं, तो हम ग्रेन साइज एनालिसिस करते हैं। ग्रेन साइज एनालिसिस हमारा दो तरीके से हो सकता है, एक सीव एनालिसिस, दूसरा हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस। यानी मिट्टी में कौन कौन से साइज के पार्टिकल अवेलेबल हैं इस बात का पता हम इस कैसे कैसे लगा सकते हैं। एक तो सीव एनालिसिस यानी चालनी विश्लेषण से पता लगा सकते हैं, दूसरा हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस से भी पता लगा सकते हैं। तो अगर हमारे सॉइल के पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, इस लाइन यहाँ पर मैं लाइन खींच रहा हूँ बाउंड्री, ये अगर 75 माइक्रोन की अगर है तो 75 माइक्रोन से अगर ऊपर पार्टिकल है तो अब हम करते हैं सीव एनालिसिस। SA का मतलब है सीव एनालिसिस। जबकि अगर हम बात करें पार्टिकल्स हमारे 75 माइक्रोन से अगर कम है तो उस केस में हम करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम करते हैं कब? जब हमारे पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से कम होते हैं। तो अगर हमारे सीव एनालिसिस को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चरों में, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर सेडिमेंटेशन एनालिसिस पर, क्योंकि हमें स्टोक्स लॉ भी हमें देखना है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे, आप देख पा रहे हैं, यदि ऐसे सॉइल पार्टिकल जिनका साइज हमारा 75 माइक्रोन से कम होता है उनके ऊपर चार्ज होता है। अब इनका हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हम सीव एनालिसिस क्यों नहीं कर सकते, उसका मैं आपको बताऊं कि जब हमारे सॉइल सैंपल में जो हमारे पार्टिकल साइज है उनका साइज अगर 75 माइक्रोन से कम होता है तो 75 माइक्रोन से जितने भी पार्टिकल साइज कम होते हैं उन पर चार्ज होता है। वो पार्टिकल क्या करते हैं, 2-4 पार्टिकल को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करके एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे। तो अब अगर हम सीव एनालिसिस के थ्रू पता लगाएंगे तो उनके हमारे गलत साइज हमें पता होंगे, यानी हम उनको सीव करेंगे तो वो हमारे बड़े हमें गलत पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेंगे, गलत रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पार्टिकल साइज हमारे जो एक्चुअल से हैं वो हमें बड़े पता चलेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो ऐसे सॉइल पार्टिकल जिनका हमारा 75 माइक्रोन से साइज कम होता है उन्हें सीव नहीं किया जा सकता, यानी उनको हम सीव नहीं करते हैं, क्योंकि 75 माइक्रोन से कम साइज के पार्टिकल पर चार्ज होता है और जो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करके बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। वही बात मैंने भी बताई आपको, आगे लिखा हुआ है। तो इसलिए 75 माइक्रोन से कम पार्टिकल्स के पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, जिसमें स्टोक्स लॉ की थ्योरी का यूज करते हैं। अब हम आए उस टॉपिक पर जिसको हमें स्टोक्स लॉ को भी पढ़ना है हमें। तो अब आपकी ये बात समझ में आ गई कि जब भी हमारे सॉइल के पार्टिकल 75 माइक्रोन से कम होते हैं तो उनका अगर हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, यानी 75 माइक्रोन से अगर कम हमारे सॉइल में पार्टिकल्स अवेलेबल हैं तो किस किस साइज के पार्टिकल हैं, तो ये अगर हम पता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे। अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए हम स्टोक्स लॉ की थ्योरी का यूज करते हैं। तो जानेंगे अब कि स्टोक्स लॉ की थ्योरी का यूज करके हम कैसे हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस यानी पार्टिकल साइज रेंज को हम पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं। तो हमारे 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड हमारा हाइड्रोमीटर मेथड, दूसरा है हमारा पिपेट मेथड, तीसरा हमारा है पिलेमेट बैलेंस मेथड। ये 3 ऐसे मेथड हैं जिससे हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करके पार्टिकल्स के साइज का पता लगा सकते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर स्टोक्स लॉ की थ्योरी पर। तो देखें, हम ये भी जानते हैं कि जब कोई लिक्विड में सॉइल पार्टिकल्स अगर हैं तो लिक्विड में सॉइल पार्टिकल्स की टेंडेंसी हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। तो सेडिमेंटेशन टैंक में हम क्या पढ़ते हैं कि सॉइल के पार्टिकल अपने सेल्फ वेट के कारण वो अपने आप में सेटलमेंट की प्रॉपर्टी टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि हमारे जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो अगर पानी में अवेलेबल हैं तो वो सेटल डाउन होने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि वो तली में नीचे बैठने की उनकी प्रवृत्ति होती है। तो इसी टेंडेंसी का यानी सेटल डाउन होने की टेंडेंसी का ये यूज हम करते हैं स्टोक्स लॉ में भी। तो स्टोक्स लॉ में क्या करते हैं देखेंगे यहाँ पर कि हमारा कोई भी सॉइल पार्टिकल है, यहाँ पर हमने कोई स्फेरिकल पार्टिकल लिया हुआ है, जैसा कि हमने बताया कि स्टोक्स लॉ के एजम्पशंस में कि जो हमारे 75 माइक्रोन से कम पार्टिकल हैं वो एक्चुअल में फ्लैकी नेचर के होते हैं, लेकिन हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, हमने एज्यूम किया हुआ है स्फेरिकल नेचर के पार्टिकल वो है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कोई स्फेरिकल नेचर का पार्टिकल है, वो सेल्फ वेट के कारण हमारा नीचे की ओर क्या होगा, सेडिमेंट होगा। तो यहाँ पर अगर हमारा सेल्फ वेट के कारण नीचे की ओर सेडिमेंट होगा और हम ये मान रहे हैं कि सेडिमेंट होने के बाद वो कुछ टी समय बाद वो HE डिस्टेंस चल जाता है और यहाँ तक हमारा पहुँच जाता है। तो अगर हमें ये पता लगाना हो कि इस पार्टिकल का साइज क्या है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोक्स लॉ का यूज करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे स्टोक्स लॉ क्या करता है, इट गिव्स द टर्मिनल वेलोसिटी
इट गिव्स द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग स्फेरिकल पार्टिकल। इन ए लिक्विड मास, यानी किसी लिक्विड मास में स्फेरिकल पार्टिकल की टर्मिनल वेलोसिटी प्रोवाइड करता है स्टोक्स लॉ। और वो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। वो टर्मिनल वेलोसिटी हमारी होती है v बराबर, v हमारी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है, यानी किस वेलोसिटी के साथ वो सेटल डाउन हो रहा है उसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पर हम बोल रहे हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी का हमारा फार्मूला क्या है, 2/9 g/2 गामा s माइनस गामा w अपॉन म्यू। या इसको हम कह सकते हैं, एक तो आप ये फार्मूला देखेंगे, दूसरा आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, v इक्वल टू 1/18 g/2 गामा s माइनस गामा w अपॉन म्यू। ये फार्मूला भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस फार्मूले को लिखा, स्फेरिकल पार्टिकल की अगर रेडियस r है तब ये फार्मूला लिखा, अगर स्फेरिकल पार्टिकल की हमारे जो डाया है वो d है तब उस केस में हमने इस फार्मूले को लिखा। ये दोनों ही हमारे टर्मिनल वेलोसिटी v के फार्मूले हैं। अब आपको यहाँ पर हम ये समझाएंगे कि इसमें जो टर्म यूज किए गए हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला आप देख पा रहे हैं v हमारी है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग स्फीयर मीटर पर सेकंड में हम लेते हैं। गामा एस है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लेते हैं। यूनिट वेट ऑफ वाटर हमारा है गामा डब्ल्यू, जिसे हम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कैलकुलेट करेंगे। म्यू है यहाँ पर डायनामिक विस्कोसिटी, जिसे हम पॉइज में कैलकुलेट करते हैं। डी है यहाँ पर हमारा डाया ऑफ स्पेयर इन मीटर, डाया ऑफ स्पेयर इन मीटर, और यहाँ पर रेडियस भी है इन मीटर कि रेडियस आर क्या है, रेडियस ऑफ स्पेयर, यानी स्पेयर की हमारी रेडियस। तो इस केस में हमने यहाँ पर देखा कि गामा एस हमारा सॉइल सॉलिड का यूनिट वेट, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, म्यू हमारी डायनामिक विस्कोसिटी, जी हमारी ग्रेविटी, और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन हमारा कितना है, और आर है हमारी यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, और यहाँ डी है डाया ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल। अब इस फार्मूले से, यानी इस टर्मिनल वेलोसिटी के इस फार्मूले से कैसे हम पार्टिकल साइज को पता कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ से आप इस फार्मूले को थोड़ा चेंज करेंगे तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू डी स्क्वायर इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, देखें डी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इनको इधर ले आएंगे, इसके नीचे अगर हम 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 म्यू वी अपॉन जी गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू, और डी स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तीसरा फार्मूला हमारा ये देखने को मिलेगा, यदि अगर हमारी टर्मिनल वेलोसिटी v है तो उस केस में इस पार्टिकल का साइज d हम इस फार्मूले की मदद से पता कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम इसी चीज़ को। यहाँ से आप एक पॉइंट भी आप फाइंड करेंगे, देखें किसी भी सॉइल का गामा एस कॉमा गामा डब्ल्यू कॉमा म्यू कॉमा जी कॉमा ये वैल्यू, ये कैसी हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि v यानी टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इस बात का मतलब ये है कि जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी टर्मिनल वेलोसिटी यानी सेटल डाउन होने की जो गति है वो भी बढ़ जाएगी, यानी टर्मिनल वेलोसिटी भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगी। कब, यानी अगर महीन पार्टिकल्स होंगे तो वो धीरे धीरे यानी स्लो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ सेटल डाउन होंगे, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे हमारी क्या हो, जैसे जैसे हमारे पार्टिकल साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे हमारी टर्मिनल वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई हमारा सॉइल पार्टिकल है ये, और t समय बाद ये h डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू, एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर देखेंगे स्पीड हमारी v, यानी टर्मिनल वेलोसिटी हमारी v है इसकी अगर, और टाइम अगर हमारा t हो तो उस केस में हम क्या ये कह सकते हैं, h e अपॉन टी,
ये फार्मूला हम बना सकते हैं। इस फार्मूले को अगर मैं सेकेंड इक्वेशन का नाम दूं और इस फार्मूले को फर्स्ट इक्वेशन का नाम दें तो इन दोनों इक्वेशन से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। क्या, यहां पर देखेंगे अब कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड दोनों इक्वेशंस क्या मिल जाएगा हमें, देखेंगे यहाँ पर v दोनों v भी है, ये भी टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला, ये भी टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है। तो हम यहाँ पर हम कहेंगे HE/T इक्वल टू 1/18 G/d² गामा S माइनस गामा W अपॉन म्यू, ये फार्मूला कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम d की वैल्यू पता करना चाहें यानी d² की वैल्यू पता करना चाहें तब आप क्या कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं इसमें देखेंगे जरा 18 म्यू HE, यहाँ पर देखेंगे d² बराबर 18 म्यू HE अपॉन T इंटू G इंटू गामा S माइनस गामा W, ये कह सकते हैं। और यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो ये वैल्यू हमारी किस में पहुँच जाएगी, अंडर रूट में हो जाएगी। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो देखें जरा यहाँ पर हम करते क्या हैं, जब भी हम हाइड्रोमीटर मेथड से या पिपेट मेथड से अगर हमें पार्टिकल्स का साइज पता करना होता है तो उसमें क्या करते हैं, सॉइल सैंपल हम तैयार करते हैं, उसका एक घोल तैयार करते हैं। यानी सॉइल को हम क्या करते हैं, उसको हम ज्ञात पानी की जो हमारे यानी ज्ञात हमारा वाटर की जो हमारा वॉल्यूम है उसमें हम डाल कर उसका घोल बना लेते हैं और उसमें हम पार्टिकल को सेडिमेंट होने देते हैं और ये देख लेते हैं कि टी समय में कितनी डिस्टेंस कवर की है और जितनी डिस्टेंस कवर की है उसके अकॉर्डिंग हम इस फार्मूले का यूज़ करके पार्टिकल के साइज का हम डाया पता कर पाते हैं। तो ये जो फार्मूला आप देख पा रहे हैं HE यहाँ पर क्या है, जो डिस्टेंस हमारी कवर की गई है टी समय में पार्टिकल्स के द्वारा, और हमारा D क्या है, डाया ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, T यहाँ पर समय है, G हमारे यहाँ पर हमने टर्म पढ़े आगे सारे, और गामा S और गामा W। तो ये हमारा एक फार्मूला निकल के आया, ये हमारा एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका यूज हम पार्टिकल साइज एनालिसिस का, यानी हमें यही तो पता करना है कि किस साइज का पार्टिकल है, तो पार्टिकल साइज एनालिसिस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और स्टोक्स लॉ का यूज हमारा क्युमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फाइनर कितनी है उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं, और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में ये फार्मूला हमारा वर्क करता है। अगर इस फार्मूले में और हम बातें समझना चाहें, जैसा कि मैंने आपको लास्ट में जो एजम्पशन बताया कि इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो अलग अलग पार्टिकल, यानी किसी भी सॉइल सैंपल में हमारे डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, तो डिफरेंट पार्टिकल्स की हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डिफरेंट होगी। तो उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एवरेज यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे कि G बराबर क्या होता है, G बराबर स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है गामा S माइनस गामा S अपॉन गामा W। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं गामा S इक्वल टू G गामा W। तो अब देखें जरा ये इक्वेशन जो थर्ड है इसको आप इसी में रख दीजिए, इसी इक्वेशन में रखेंगे तब आपको क्या एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे ये एक्सप्रेशन हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा D बराबर, लास्ट एक्सप्रेशन हम यहाँ पर और देखेंगे, अंडर रूट 18 म्यू HE अपॉन TG। अब देखें जरा यहाँ पर गामा इसकी जगह G गामा W रखूंगा तो यह G गामा W हो जाएगा, गामा W कॉमन ले लेंगे तो गामा W और G माइनस 1, ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में। तो मैंने यहाँ पर आपको कई तरीके के एक्सप्रेशन यहाँ पर बताए, कई तरीके मैंने फॉर्मूले यहाँ पर आपको बताए जिनका यूज हम पार्टिकल साइज एनालिसिस में हम करते हैं। तो ये थी हमारे स्टोक्स लॉ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर बात किया और उसके लिमिटेशंस के बारे में बात की, और स्टोक्स लॉ का यूज हम किस तरीके से अब हाइड्रोमीटर में क्या करते हैं, पार्टिकल्स के साइज के एनालिसिस के लिए या टी समय में कितना पार्टिकल ट्रैवल करेगा, कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पार्टिकल, उसके अकॉर्डिंग हम पार्टिकल साइज का, पार्टिकल के साइज है हमारा डाया जो है उसका पता करने के लिए हम स्टोक्स लॉ का यूज करते हैं। तो ये थी हमारी आज का, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर ये क्लास समझ में आई है, अच्छी लगी है, आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।